मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हीट से संबंधित तीन महत्वपूर्ण नियमों के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन के नियम के ऊपर कि ये नियम क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। फिर बात करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, किरचॉफ लॉ क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। और तीसरा स्टीफन्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, यानी उसको डिफाइन करेंगे और उसके उपयोग पर भी चर्चा करेंगे। तो इसे सामान्य ज्ञान के नजरिए से हम लोग देखेंगे, फिजिक्स के नजरिए से कम और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के नजरिए से ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि समान अवस्था रहने पर, यानी कंडीशन अगर सेम हो तो रहने पर विकिरण द्वारा, यानी बाय रेडिएशन, विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर यानी रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो गर्म है और उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का जो वातावरण है उसका भी कुछ तापमान होगा, तो उस वस्तु यानी उस गर्म वस्तु का तापमान और उसके चारों तरफ वातावरण का जो तापमान है उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो वो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वह डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ठंडे होने की दर उतनी ज्यादा होगी। इसे एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाय, आपके पास एक कप में चाय आता है, चाय का टेम्परेचर मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है और उस समय ठंड का मौसम है और चारों तरफ का वातावरण जो है वो 8 या 9 डिग्री से टेम्परेचर है, 8 या 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब देखिए यहां पर जो चाय का तापमान है इट इज ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और चाय का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चारों तरफ का वातावरण मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर है, थोड़ी ठंड है 10 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितने का हुआ? 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ठंडे होने की दर क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। अब इसको एक कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है और तापमान जो है लगभग 40 डिग्री के आसपास है। अब क्या होगा? यहां पर डिफरेंस कितने का है? 30 डिग्री सेल्सियस का। तो यहां पर ठंड के समय में ये डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस का है, गर्मी के समय में ये डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस का है। तो इस नियम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होगा? जो ठंडे होने की दर होगी वो कब ज्यादा होगी? जब डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी ठंड के समय में चाय तेजी से ठंडी होती चली जाएगी, जबकि गर्मी में उसके ठंडे होने की दर थोड़ी धीमी होगी। यही बात आगे बताया है। वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी मतलब ये डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी, उसके ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कम होता जाएगा। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका क्या उपयोग करते हैं? बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके। इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता है उसका? टू प्रेडिक्ट how long it takes a hot object to cool down at a certain temperature। कोई गर्म वस्तु है उसे हमें किसी सर्टेन टेम्परेचर तक ठंडा करना है। अब ऐसे हजारों क्विंटल चीजें हैं, हजारों टन है, तो उसका एक निश्चित तापमान है और उसे हमें सप्लाई करना है, उसे किसी दूसरी जगह भेजना है। तो कितने टाइम में वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक ठंडा हो जाएगा, इसको कैसे एंटीसिपेट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो उन इंडस्ट्रीज में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है कि अभी वातावरण और उस वस्तु के बीच के तापमान का अंतर ये है, इतना है, और उसके ठंडे होने की दर इस प्रकार है, तो इतने घंटे में ये तापमान जो है बदलकर इतना हो जाएगा और फिर हम सप्लाई कर देंगे। तो इससे का अंदाजा लग जाता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने में कितना समय लगेगा। और दूसरी जगहों पर भी यूज होता है।
To find the temperature of a soda placed in a refrigerator by a certain amount of a time। यदि आपने एक कोई इंडस्ट्री है और वहां पर जो है सोडा सप्लाई किया जाता है, सोडा बनाया जाता है, तो उनको ठंडा करके मान लीजिए भेजना है, तो क्या करेंगे, उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रखा। अब रेफ्रिजरेटर में रखा तो कितनी देर में वो सोडा कितना ठंडा होगा ये कैसे पता चलेगा? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का उपयोग होगा। और सबसे बड़ा उपयोग जो आजकल होता है, ये एक मेथड है, बहुत से तरीके होते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब हुई, कितने बजे हुई, ये पता लगाने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक उपयोग इसका भी होता है, एक उपयोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी हो सकता है। इट हेल्प्स टू इंडिकेट द टाइम ऑफ डेथ, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु कितने बजे हुई है, टाइम ऑफ डेथ क्या है, गिवन द प्रोबेबल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ। जैसे मान लीजिए इंस्पेक्शन होता है या कोई पुलिस थाने से जो लोग जाते हैं वो देखते हैं कि भाई अभी डेथ हुई है कुछ देर पहले और इस समय का बॉडी टेम्परेचर ये है, इतना है, तो और बाहर का वातावरण का तापमान इतना है, दोनों तापमान जो है रिपोर्ट में लिखनी होती है। तो डॉक्टर्स ये पता लगा लेते हैं कि जो तापमान में बदलाव है, जो चेंजेस है, वो इस रेट से हो रहा है, तो व्यक्ति की मृत्यु कितने बजे हुई होगी। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है डेथ टाइम का। कोई मर्डर है, कोई घटना है, कोई अपराध है, तो उन सब चीजों के में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हीट का। किरचॉफ का नियम है तो बहुत सिंपल, एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी ए गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट इज गुड एमिटर ऑफ हीट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, अच्छा एब्सॉर्ब करेगा, जल्दी एब्सॉर्ब करेगा, वो हीट को एमिट भी उतना ही अच्छे ढंग से करेगा, एमिटर भी वो उतना ही अच्छा होगा। यही सिंपल थ्योरी है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। मरुस्थल तो आप जानते होंगे, सैंड क्या होता है, आप बोलते भाई वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन बहुत ठंडी भी पड़ती है, दोनों ही चीजें वहां होगी, है ना। अगर आप डेजर्ट में देखेंगे तो क्या खासियत है वहां पर, यहां पर ये जो किरचॉफ का नियम है वहां अप्लाई होता है, वहां पर आप उसको समझ सकते हैं। जो सैंड होता है वो रफ ऑब्जेक्ट है, एक ब्लैक बॉडी की तरह है, जो तापमान को, ब्लैक बॉडी क्या करता है, तापमान को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो जो डेजर्ट होता है वो क्या कर लेता है, टेम्परेचर को तेजी से अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है। तो जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो बहुत सारा हीट एब्सॉर्ब करके रखता है, और इस कारण से दिन में वहां का तापमान क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। सामान्य स्थिति से 10, 15, 20 डिग्री ज्यादा तापमान हो जाता है। लेकिन रात में क्या होता है, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तापमान तेजी से गिरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैंड है वो एक गुड एब्सॉर्बर है, तो गुड एमिटर भी होगा, तो तेजी से वो क्या करता है, एमिट करता है हीट को, और कुछ ही घंटों में हीट एमिट कर देता है, और वो फिर सैंड जो है बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। और यही कारण है कि दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है किरचॉफ के नियम का। और एक चीज देख सकते हैं आप, मान लीजिए एक मेटल लेते हैं, we have taken a metal, एक मेटल बॉल लिया हमने, और वो मेटल बॉल जो है बड़ा शाइनिंग है, लेकिन बीच बीच में कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं। एक शाइनिंग बॉल लेते हैं, बहुत ही चमकीला, बहुत ही अच्छा, सुंदर, लेकिन बीच बीच में कुछ ब्लैक स्पॉट होते हैं। अब उसको हम गर्म करते हैं, हॉट, उसको गर्म करते हैं किसी भी चीज से, गर्म करके उसे अंधेरे में रख देते हैं। तो जानते हैं क्या होगा, जब गर्म करके आप अंधेरे में रखेंगे तो उसमें चमकीला वाला भाग अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, जो ब्लैक स्पॉट है वही चमकता नजर आएगा, जो ब्लैक स्पॉट है वही चमकता नजर आएगा। क्यों? किरचॉफ क्या कहते हैं, किरचॉफ कहते हैं कि ए गुड एब्सॉर्बर इज गुड एमिटर। तो जो चमकीला पदार्थ है, जो व्हाइट ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, गुड एब्सॉर्बर नहीं होता, वो तो एमिटर होता है, वो जल्दी एब्सॉर्ब नहीं करता। तो जब उस पर जब हीट उसको डाला गया, हीट दिया गया, तो उसने एब्सॉर्ब नहीं किया। अब उसने एब्सॉर्ब नहीं किया, लेकिन वो ब्लैक स्पॉट ने क्या किया, ब्लैक स्पॉट ने हीट एब्सॉर्ब किया। तो जब अंधेरे में आप रखेंगे उसको, तो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, जो ब्लैक स्पॉट है, वो क्या करेगा, हीट एमिट करेगा, और जो शाइनिंग पार्ट है वो हीट एमिट नहीं करेगा।
परिणाम ये होगा कि अंधेरे में जब आप देखेंगे तो आपको ब्लैक स्पॉट ही दिखाई पड़ेगा, शाइनिंग स्पॉट दिखाई नहीं पड़ेगा। और एक चीज देखिए, अब ये तो हमारी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ चीज है। कई बार ऐसा होता है जो ब्लैक लोग रहते हैं, काले लोग रहते हैं, अब धूप में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, तो जनरली आपने देखा होगा भाई उनको क्या बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और उतनी उनको ठंड भी लगती है। क्यों? इसका कारण भी किरचॉफ नियम से मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक चीज होती है, जो काली वस्तु होती है, वो हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। तो अगर स्किन ब्लैक है तो क्या करेगा? हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, और ज्यादा एब्सॉर्ब तो करेगा तो उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन जस्ट अपोजिट ऑफ इट, जब ठंड होगी या जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वो हीट को बहुत तेजी से एमिट भी करेगी, तो इसीलिए ठंड भी उसको ज्यादा लगेगी। तो जो ब्लैक बॉडी होती है, यानी कि यहां पर ब्लैक बॉडी से मतलब ब्लैक स्किन से है, जिनका स्किन ब्लैक होता है उनको ठंड भी ज्यादा लगेगी और गर्मी भी ज्यादा लगेगी। तो ये भी एक फैक्टर किरचॉफ लॉ से समझा जा सकता है। इसके अलावा कुछ बहुत बड़े बड़े प्रयोगों में भी इसका उपयोग होता है। जैसे देखिए, फ्रॉनहोफर्स लाइन के बारे में एक जानकारी मिलती है। फ्रॉनहोफर्स क्या है? ये इसमें क्या है, सूर्य से जो रेडिएट होती है ना एनर्जी, तो उसके ऊपर स्टडी होती है। तो फ्रॉनहोफर ने एक स्पेक्ट्रम देखा था, तो उस स्पेक्ट्रम में क्या था, कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ते। तो उस ब्लैक स्पॉट को समझने के लिए किरचॉफ लॉ मदद करता है। कैसे? तो देखिए, सूर्य के दो हिस्से बना देते हैं। एक वो हिस्सा जो अंदरूनी हिस्सा है, इनर स्पॉट, फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर जहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, हाई टेम्परेचर। अब जहां हाई टेम्परेचर होता है ना, वहां से बहुत तरह के वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलते हैं। जब गर्मी ज्यादा होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो रेडिएशन भी ज्यादा होगा, है ना। इसका जवाब भी आपको स्टीफन्स लॉ में मिल जाएगा, अगले नियम में पढ़ेंगे। यहां पर फिलहाल ये देखिए आप कि जो सूर्य का अंदरूनी हिस्सा है, वहां से सभी तरह के यानी इनफाइनाइट नेचर के वेवलेंथ वहां से एमिट होते हैं। अब जब वो वेवलेंथ बाहरी हिस्से में आते हैं, सूर्य के बाहरी हिस्से में यानी क्रोमोस्फीयर पे पहुंचते हैं, तो उसमें से बहुत सारे वेवलेंथ क्या हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्यों एब्सॉर्ब हो जाते हैं? इसलिए आउटर पार्ट से इसलिए एब्सॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि वहां पर वो सारे वेवलेंथ जितने अंदरूनी हिस्से से निकले, अंदरूनी हिस्से से इतने ज्यादा वेवलेंथ क्यों निकले? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा था। बाहरी हिस्से में कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, उतनी वेवलेंथ्स की जो एनर्जी है, उतनी वेवलेंथ्स जो है वो नहीं निकलेंगी, जिसके कारण जो अंदरूनी हिस्से से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे। और एब्सॉर्ब होने के बाद जब बाहर जब स्पेक्ट्रम जब उसको देखा जाएगा, तो वो जो एब्सॉर्ब हो गए ना, जहां जहां पर जो जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो गए, वो ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ता है। तो उसे ही वो जो मिसिंग लाइंस है उसी को कहते हैं फ्रॉनहोफर्स लाइन। तो ये मैंने एक सरल भाषा में आपको बताया कि फ्रॉनहोफर्स लाइन को समझने में भी किरचॉफ लॉ का उपयोग किया जाता है। और अब एक तीसरा नियम, स्टीफन्स लॉ। क्या कहते हैं स्टीफन? स्टीफन कहते हैं कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, यानी कि उसके पावर ऑफ एमिशन, उत्सर्जन करने की क्षमता, जिसको ई से प्रदर्शित किया है। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है, और वो जब भी कोई गर्म ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है, एमिशन करता है, रेडिएशन होता है, उससे ऊर्जा निकलती है। अब उसकी जो उत्सर्जन करने की क्षमता है, परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसी भी तापमान को आप अगर केल्विन में शो करेंगे तो परम ताप हो जाता है। एनी टेम्परेचर शोन इन केल्विन, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसको परम ताप के चौथे घात के यानी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला है। ई जो है क्या है, उत्सर्जन क्षमता, ई हो गया। टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है। T to the power 4 is directly proportional to T to the power 4। अगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो रो होता है, ये स्टीफन्स कांस्टेंट कहलाता है। अब इसको ज्यादा फिजिक्स में नहीं ले जाते हैं, आपको सीधी बात ये बताते हैं कि देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होगा उससे होने वाली उत्सर्जन की क्षमता उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि T to the power 4 है ना। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो देखिए उत्सर्जन क्षमता उसके अनुपात में बढ़ेगा, और T to the power 4 है तो आप 100 into 100 into 100 into 100 4 बार गुना कीजिए, और वहीं पर 100 की जगह आप 200 कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200, देखिए कितना गुना बढ़ जाएगा। तो उत्सर्जन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा रेडिएशन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा जो है ये ई की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या उपयोग करते हैं इसका उपयोग करते हैं भैया, सूर्य और तारों का तापमान कैसे मेजर करेंगे। हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, कैसे मेजर करेंगे। तो सूर्य और तारों के पृष्ठीय ताप सरफेस टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए इस स्टीफन लॉ का उपयोग किया जाता है। और इसी स्टीफन लॉ का उपयोग करके जो है ना, स्टीफन लॉ का उपयोग करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसको पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर जो होता है ये बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान होता है। तो क्या सिद्धांत है उसका, ये सिद्धांत इस तरह से काम करता है कि पायरोमीटर यूजेस स्टीफन्स लॉ इन विच रिलेशन इज यूज्ड रेडिएशन इंटेंसिटी, ये जो विकिरण तीव्रता है ना, रेडिएशन इंटेंसिटी, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, यानी कि बहुत अधिक तापमान पर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है और जो वेवलेंथ क्रिएट होता है, जो तरंग दैर्घ्य उत्पन्न होता है, और उसका जो टेम्परेचर के साथ संबंध है, इन तीनों चीजों को समझ करके, इन तीनों चीजों का उपयोग करके, जो कि स्टीफन ने बताया, उन तीनों चीजों का उपयोग करके ये पायरोमीटर जो है वो बनाया जाता है। तो बहुत उच्च तापमान को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और खासकर सूर्य और तारों की का जो ताप है, सरफेस टेम्परेचर है, उसको इसी सिद्धांत पर जो है मेजर किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी। कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसे कहते हैं हम लोग, तो कोई कृष्ण पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कितना तापमान निकल रहा है ना। खासकर जो हमारे ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं, उन ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने के लिए या तारों के जीवन में जो बदलाव होता है उनको समझने के लिए स्टीफन के लॉ का उपयोग किया जाता है। तो इन सब चीजों में एक जगह और उपयोग होता है ये कि यूज टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन टू यूनिट्स फॉर इंटेंसिटी। इसको आप ये केल्विन टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इंटेंसिटी में, है ना, तीव्रता में। तीव्रता मतलब क्या हो गया, देखिए वाट मीटर इनवर्स टू, वाट मीटर इनवर्स टू। और ये क्या चीज है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया से कितना पावर एमिट हो रहा है, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, कितनी ऊर्जा निकल रही, उस ऊर्जा को आप मेजर कर लेते हैं। तो और इसका रिलेशन किससे रखते हैं, टेम्परेचर से रखते हैं। तो टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी मतलब हो गया आपका पावर पर यूनिट एरिया, और इस तरह से पायरोमीटर का उपयोग करके आप बहुत ही हाई टेम्परेचर जहां पर आप जा नहीं सकते वहां पर कैसे मेजर करेंगे। जैसे थर्मामीटर कैसे मेजर करता है, किसी ऑब्जेक्ट में जाकर उसको रखना पड़ता है तभी तो मेजर करता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट तक आप जा नहीं सकते, उसके पास पहुंच नहीं सकते, और बिना उसको टच किए आपको टेम्परेचर मेजर करना है। तो ये तो स्टीफन के नियम और साथ ही साथ जो पायरोमीटर बनाया उस सिद्धांत के आधार पर। हाँ, पायरोमीटर में एक और चीज यूज होता है, प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए इस्तेमाल होता है। और जो पायरोमीटर में दूसरा नियम इस्तेमाल होता है वो स्टीफन्स लॉ यूज होता है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पायरोमीटर में कौन कौन सिद्धांतों पे काम करता है, तो आप दोनों बता सकते हैं, वन इज द प्लैंक्स लॉ एंड अनदर इज द स्टीफन्स लॉ। तो तीनों नियम आपके सामने आ गया। पहला नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसमें किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग, किस पर निर्भर करता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। किसके बीच डिफरेंस, तो ऑब्जेक्ट और उसके वातावरण के बीच का जो अंतर रहेगा उस पर निर्भर करता है। ये नियम हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दूसरा क्या था, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में क्या देखा, एक अच्छे अवशोषक, एक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लिया आपने, क्यों एक जो ब्लैक व्यक्ति होता है, ब्लैक स्किन का व्यक्ति, उसको ज्यादा ठंड या गर्मी लगती है, क्यों मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा ठंड भी पड़ती है और ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। फ्रॉनहोफर्स लाइंस के बारे में भी समझ लिया। और तीसरा नियम आपने पढ़ लिया,
स्टीफन्स लॉ, है ना, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसकी मदद से जो पायरोमीटर बनाया उससे आप सूर्य और तारों के पृष्ठीय ताप को भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों नियम अब आपके सामने आ जाता है, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। मैंने मेरा प्रयास किया है। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।